सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 135वां जो डूरंड कप का अभी आयोजन हुआ था उसका खिताब किसने जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप। पहले तो याद रखना इसका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है और 2026 में अभी इसका 135वां संस्करण ये खेला गया। 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक ये हुआ। इसका जो फाइनल है वो खेला गया कोलकाता में। अच्छा, इसको जीता किसने? जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। और यहाँ पे उप विजेता कौन रहा, या ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने किसको हराया? मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराया है। और इस तरह से ईस्ट बंगाल का ये 17वां डूरंड कप खिताब है, मतलब 17 बार ये इसको जीत चुका है। वैसे ईस्ट बंगाल ने 22 सालों के बाद ये ट्रॉफी जीती है। लास्ट टाइम इन्होंने 2004 में ये ट्रॉफी जीती थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार इस ट्रॉफी को जीतने वाली अब दो टीमें बन गई हैं, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान। दोनों ने 17-17 खिताब जीते हैं अभी तक। ठीक है, तो प्रश्न यही था। डूरंड कप का संबंध एक तो किससे है? फुटबॉल से है। 135वां संस्करण हुआ। किसने जीता? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान सुपर जायंट को हरा करके। डूरंड कप की हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो वैसे तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, लेकिन एशिया में बात करोगे तो एशिया की सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है ये। पहला जो डूरंड कप का आयोजन हुआ था 1888 में हुआ था। कहां पर? शिमला में। और इसका आयोजन करता कौन है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्वावधान में भारतीय सेना की पूर्वी कमान इसका आयोजन करती है। अच्छा, यहाँ पे डूरंड कप प्रतियोगिता के विजेता को 3 ट्रॉफियां दी जाती है, डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट कप। जो डूरंड कप है इसका नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव रहे मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे रखा गया था। और वैसे आप जानते हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें डूरंड कप जीतने वाली जो पहली भारतीय टीम थी या पहला जो भारतीय क्लब था वो कौन सा था? मोहम्मडन स्पोर्टिंग। 1940 में इसने इसको जीता था। लास्ट ईयर का भी मैं आपको बता दूं 134वां संस्करण में कौन विजेता रहा था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो डूरंड कप का सारा इतिहास हमने जान लिया, लास्ट ईयर किसने जीता था और वर्तमान में क्या स्थिति है सब हमने देख लिया। लेकिन फुटबॉल की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। एक तो याद रखना फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा ये अब अगले साल होगा 2027 में। 10वां एडिशन ब्राजील में होगा। और अभी हम देख चुके हैं जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था जो कि इसका 23वां संस्करण था, अभी 3 देशों में हुआ। कौन कौन से वो 3 देश? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 23वां संस्करण था और इसको जीता किसने? स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। अब अगला वाला जो होगा ना 24वां एडिशन, वो 4 साल बाद होगा, यानी कि 2030 में होगा। वो भी 3 देशों में होगा, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। ठीक है, तो इतनी बातें आप फुटबॉल से ध्यान जरूर रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करी के विरुद्ध अभी एक अभियान चलाया है, उसको क्या नाम दिया? तो आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक हॉक। तो ऑपरेशन ब्लैक हॉक ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के द्वारा चलाया गया एक बड़ा नशा विरोधी अभियान है। तो इसमें अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो नार्कोटिक्स टीम है उन्होंने मिलकर के हेरोइन की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है। इसमें इन्होंने टोटल 18.64 किलो कच्ची हेरोइन बरामद की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह हेरोइन पूर्वोत्तर भारत से उत्तर प्रदेश लाई जा रही थी। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ब्लैक हॉक, जो कि एक नशा विरोधी अभियान है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की, तो ये भारत सरकार का एक संगठन है जो मुख्य रूप से अफीम या जो भी मादक पदार्थ होते हैं उन पर नजर रखता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? वित्त मंत्रालय के अधीन। कौन सा विभाग के अधीन आता है ऐसे पूछोगे तो राजस्व विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और वर्तमान में जो नार्कोटिक्स कमिश्नर है उनका नाम क्या है? डॉक्टर दिनेश बिसेन। अच्छा, कुछ ऑपरेशंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आपको याद आएगा। अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चला करके जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया था, मादुरो को, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस ने चलाया था राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। ऑपरेशन स्वदेश जो ईरान में एक विरोधी हिंसक प्रदर्शन चल रहा था तो वहां पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ऑपरेशन मेगाबुर ये एक नक्सल विरोधी अभियान है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। किसने? सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने मिलकर। ऑपरेशन डेल्टा हंट तो गुजरात पुलिस ने इसको शुरू किया था। उद्देश्य क्या था? राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ऑपरेशन अमिस्ताद
वेनेजुएला में जो भीषण भूकंप आया था, तो फिर हमने मदद के लिए ये ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। ऑपरेशन जल राहत, भारतीय सेना ने अभी असम में जो भीषण बाढ़ आई थी तो उस दौरान मदद के लिए चलाया था ऑपरेशन जल राहत। ऑपरेशन साई वज्र, उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए इसको शुरू किया था। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने यह ऑपरेशन चलाया था। और ऑपरेशन हिम सेतु, यह भी भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में जो भारी बर्फबारी और भूस्खलन हुआ था उसके बाद एक बचाव अभियान चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन न्यूज में रहे थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में NBSSNLUP इसने भारत का पहला मिट्टी के बनावट का मानचित्र मैप अभी तैयार किया है, इसका मुख्यालय कहां पर है, पहले ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागपुर। और इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप बोलोगे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इंग्लिश में बोलोगे तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो। और इसने अभी भारत का पहला मृदा बनावट सॉइल टेक्सचर एक मैप, एक मानचित्र बनाया है। और ये जो संस्था है ये ICAR के अधीन ही काम करती है। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नागपुर, महाराष्ट्र में। और अभी इसने ये भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र तैयार किया है। तो ये मानचित्र बताएगा क्या, ये नक्शा बताएगा क्या, तो आप कहोगे ये नक्शा बताता है कि भारत की किस जमीन की मिट्टी में बालू, गाद और चिकनी मिट्टी कितनी मात्रा में है। ये इस नक्शे को देख करके आप पता लगा पाओगे। मतलब मिट्टी से हम क्या समझते हैं, मिट्टी में मुख्य रूप से 3 चीजें होती है। बालू यानी कि सैंड, जो खासियत क्या है इसकी, ये पानी इसमें अगर आप डालोगे तो वो जल्दी नीचे चला जाता है। और एक होती है स्लिट, जिसे गाद बोलते हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। और एक चिकनी मिट्टी होती है जिसे क्ले बोला जाता है, ये पानी को ज्यादा समय तक रोक कर रखती है। और इन तीनों का अनुपात ही, मतलब आपकी मिट्टी में कौन कितनी मात्रा में है, इसका अनुपात, इसका रेशो ही मिट्टी की बनावट सॉइल टेक्सचर कहलाता है। अब ये जो इन्होंने हमने कहा भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र तैयार किया है, इसकी खास बात क्या है, ये नक्शा हेक्टेयर स्तर तक मिट्टी की जानकारी देता है। यानी कि जमीन की काफी छोटी इकाई के स्तर पर भी मिट्टी की बनावट का पता आप लगा पाओगे। इससे किसानों को फायदा होगा। बेसिकली अगर किसानों ने इस नक्शे से पता लगाया कि भैया उनकी जमीन में बालू ज्यादा है, उनको पता लगा कि उनकी जमीन में बालू जो रेत है वो ज्यादा है, तो फिर अब वो देखेंगे कि भैया मुझे ऐसी फसल चुननी चाहिए जिसे इस तरह की मिट्टी पसंद हो। जैसे अगर किसी के खेत में चिकनी मिट्टी ज्यादा है तो फिर उसे ऐसी फसल चुननी चाहिए जो कि ज्यादा पानी वाली मिट्टी में अच्छी चलती हो। तो इससे बेसिकली किसानों को फायदा हो रहा है, ताकि किसान अपनी जमीन के हिसाब से सही फसल चुन सके और उनको फायदा हो। तो ये भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र है, जिसको अभी किसने लॉन्च किया, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने, जिसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है। अच्छा, सॉइल से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, तो 5 दिसंबर को। आपको याद है मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को लॉन्च किया था हरियाणा ने। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये होता है 19 फरवरी को। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी ना, 19 फरवरी 2015 को मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कहां से, राजस्थान के सूरतगढ़ से। इसीलिए ये दिवस 19 फरवरी को होता है। अच्छा, सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। आपको याद होगा तमिलनाडु के पोलाची के किसान हैं वल्लुवन, इनको संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मृदा किसान नायक सॉयल फार्मर हीरो पुरस्कार से अभी सम्मानित किया था। ये तो 2026 की ही न्यूज है। और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रश्न है, जरूर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 18वां ब्रिक्स एकेडमिक फोरम 2026 कहां पर आयोजित हुआ, तो सही उत्तर होगा लखनऊ में। तो ये ब्रिक्स देशों के शिक्षाविदों, रिसर्चरों और विशेषज्ञों की एक बड़ी बैठक है। इसमें वे दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सरकारों को भविष्य की नीतियों के लिए सुझाव देते हैं। तो ये जो अभी ब्रिक्स एकेडमी फोरम 2026 का जो आयोजन हुआ अभी 23 से लेकर 25 अगस्त तक हुआ, कहां पर, लखनऊ यूपी में। ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है इस बार हमारे लिए क्योंकि भारत इसको होस्ट कर रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में, जब इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है, तो ये बनता है ब्रिक्स। पहली बैठक इसकी हुई थी 2009 में यकिंतबर्ग, रशिया में। लास्ट एडिशन जो इसका हुआ था, 17वां एडिशन 2025 में हुआ था, उसको ब्राजील ने होस्ट किया था। और इस बार भारत 18वें एडिशन को
18वां जो इसका संस्करण है उसको होस्ट कर रहा है। भारत के शेरपा कौन बनाए गए? सुधाकर दलेला। वैसे भारत चौथी बार है ये जब ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत 2012 में, 2016 में, 2021 में भी कर चुका है इसको होस्ट। इंपॉर्टेंट रहेगी थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बाकी अभी कुछ बैठकें हुई हैं, मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंदौर में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में हुई। ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हुई थी पूरी उड़ीसा में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई गुरुग्राम हरियाणा में। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई जयपुर में। रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक अभी तिरुवनंतपुरम में हुई। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई बेंगलुरु में। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक हुई गुवाहाटी असम में। केरल के कोच्चि में अभी ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक हुई थी। और 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी हैदराबाद में। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई चंडीगढ़ में। और ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई गोवा में। ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बैठक हुई पुणे में। ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी गांधीनगर गुजरात में हुआ। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक अभी विशाखापत्तनम में हुई। और ब्रिक्स वेव बाजार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और नेटवर्किंग कार्यक्रम है, यह अभी कहां पर आयोजित हुआ था? मुंबई में हुआ। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मातृ कल्याण सहायता को मजबूत करने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से कोर्स को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली ने। तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अभी 2026-27 के लिए भी 6 महीने का गर्भिणी मित्र नाम से कोर्स शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोगों को ट्रेन करना, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना जो गर्भवती महिलाओं और उसके बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सहायता दे सके। इस कोर्स की अवधि रहेगी 6 महीने की। ऑफलाइन ये कोर्स होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो उसका कैंपस है वहीं पे। और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? आपकी जो उम्र है 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 12वीं पास आप होने चाहिए। और कोर्स को करने के बाद क्या काम आपको मिलेगा? तो आपको गर्भिणी मित्र सहायक के रूप में आप काम कर पाओगे। गर्भावस्था और प्रसव के बाद देखभाल सहायक आप बन सकते हो। आयुष केंद्रों में, प्रसूति क्लिनिकों में या एनजीओ वगैरह में मात्र स्वास्थ्य से जुड़े जो भी काम होंगे वो आपको मिल सकते। भाई जिस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है उसी तरह का काम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा कोर्स है? गर्भिणी मित्र कोर्स है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने भी इसको शुरू किया है। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में उसेन बोल्ट का 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक रोबोट ने तोड़ दिया है। तो प्रश्न तो ये पूछ रहे हैं वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स अभी कहां पर हुए? तो सही उत्तर होगा बीजिंग, चाइना में। तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, इसमें क्या होता है? रोबोट गेम्स खेलते हैं। इंसानों की तरह दिखने वाले, चलने वाले जो रोबोट्स होते हैं उनके बीच में ये खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और अभी जो हुआ इसका ये दूसरा संस्करण हुआ। कहां पर? बीजिंग, चाइना में। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना, 100 मीटर की दौड़ हुई थी। उसमें ये रिकॉर्ड बना एक रोबोट है तियांगोंग अल्ट्रा नाम का, उसने 100 मीटर की दौड़ को 9.39 सेकंड में पूरा कर लिया। और वैसे अगर मानव में, ह्यूमंस में अगर ये देखेंगे इस तरह की दौड़ में जो अभी तक रिकॉर्ड है ये किसके नाम है? उसेन बोल्ट के नाम है, 9.58 सेकंड का। तो इस रोबोट ने उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इसलिए ये भी चर्चा में भी है। ठीक है, तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स अभी इसका ये दूसरा संस्करण हुआ। कहां पर? बीजिंग, चाइना में। अच्छा, रोबोट से 2-3 प्रश्न मैं आपको और करवाना चाहूंगा। आपको याद हो तो भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम का एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया था, जिसका उद्देश्य था आरपीएफ के साथ मिलकर सुरक्षा, यात्री सहायता और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना। वैसे दक्षिण कोरिया में पहली बार एक रोबोट को बौद्ध भिक्षु की तरह दीक्षा दी गई थी और इस रोबोट का नाम रखा था गाबी। याद आया? और अभी भारत में हमने पढ़ा था एसएस इनोवेशन ने दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम बनाया है। और इस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का नाम रखा है मंत्र आसन। ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में बनाया गया। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? दूर से सर्जरी करने के लिए इसको बनाया गया है। दूर बैठ करके डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है, मंत्र आसन इसका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। जो हमारा गगनयान मिशन है उसमें आपको याद होगा एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को हमने भेजा था। उस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और अब तो मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं
कभी ना कभी उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा है, गगनयान मिशन, चलो गगनयान मिशन के बारे में अगर उन्होंने पढ़ा है तो ये प्रश्न तो उनको याद होगा ही सही। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, बताइए उत्तर क्या है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा सारांश जैन। तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसमें सारांश जैन को पहली बार भारत की टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला है। उनकी उम्र 33 साल है, ऑलराउंडर है, और यहाँ पे वो वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में आए हैं क्योंकि उन्हें सुंदर को चोट लग गई है। तो इस तरह से सारांश जैन 33 साल की उम्र के बाद भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अब दूसरा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इससे पहले रॉबिन सिंह ने 1998 में 33 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। ये जो सारांश जैन है, इन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश के लिए 54 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिसमें ये 2000 के ऊपर रन बना चुके हैं और 150 के ऊपर ये विकेट ले चुके हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था कि 21वीं सेंचुरी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा सारांश जैन। अच्छा, क्रिकेट से कुछ प्रश्न मैं आपको और करवाता हूँ। तो अभी रविचंद्रन अश्विन अभी अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले ये पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बने थे। और राहुल द्रविड़ अब यूरोप की एक नई क्रिकेट लीग यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम के मालिक बन गए और इस टीम के कप्तान होंगे आर अश्विन। वैसे T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। अभी सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बने। और लॉर्ड्स मैदान ये इंग्लैंड में, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो लॉर्ड्स मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? क्रांति गौड़। और इसी तरह से यास्तिका भाटिया का नाम हमने पढ़ा था। अभी लॉर्ड्स मैदान पर ही टेस्ट शतक लगाने वाली वो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। और इसके बाद ये जो यास्तिका भाटिया है, ये ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली क्रांति गौड़ के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे वैभव सूर्यवंशी। और अभी टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन और 350 से ज्यादा विकेट लेने वाले अभी दूसरे भारतीय बन गए रविंद्र जडेजा। पहले हैं कपिल देव। और ऋषभ पंत 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ठीक है, तो क्रिकेट से अभी ये लेटेस्ट आपके प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी आप जानते ही हो, अभी आईसीसी जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? इंग्लैंड और वेल्स में। और इसको जीता किसने? इंग्लैंड ने जीत लिया श्रीलंका को हरा कर। अब पुरुषों का बताओ मुझे, जो अभी श्रीलंका और भारत ने होस्ट किया था, उसको किसने जीता और किसको हराया? ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत ने किस फसल का नया नॉन GMO हाइब्रिड बीज अभी लॉन्च किया है? तो किस फसल का? तो आंसर होगा पॉपकॉर्न मक्का। तो अभी भारत ने पहली बार देश में ही तैयार किया गया GMO मुक्त यानी कि नॉन GMO पॉपकॉर्न मक्का का एक नया हाइब्रिड बीज लॉन्च किया है। और अभी इस बीज को आंध्र प्रदेश के एल्लुरु जिले के मुसुनुरु में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी, उन्होंने लॉन्च किया इसे। अच्छा, यहाँ पे ये GMO का मतलब बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले इस न्यूज को पूरा कर लेते हैं। पहले इस बीज पे फोकस करो कि इसमें खास क्या है। या पॉपकॉर्न जो आप खाते हो वो आपको पता है मक्के से बनता है, लेकिन पॉपकॉर्न को अच्छा बनाने के लिए केवल मक्का पैदा करना काफी नहीं है। अच्छा पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्के के दाना का जो फूलता है, आपने देखा होगा पॉपकॉर्न बनाते हैं चौराहों पे, आपने देखा होगा पॉपकॉर्न बनते हुए, वो जो मक्के का दाना जो फूलेगा, फूटेगा, तो उसको अच्छी तरह से फूलना, उसको एक्सपांड होना चाहिए, तभी एक अच्छा पॉपकॉर्न बनता है। और ये जो इन्होंने नया हाइब्रिड बीज बनाया है, इसकी खासियत यही है, इससे बनने वाला जो पॉपकॉर्न होगा उसमें, या इससे ये जो मक्का होगी, ये नया जो हाइब्रिड बीज है, इससे जो मक्का बनेगी उसमें उच्च विस्तार क्षमता होगी। मतलब पॉपकॉर्न बनाने पर दाना ज्यादा अच्छे से फूल सकेगा। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? पहले भारत को प्रीमियम क्वालिटी के पॉपकॉर्न मक्का के लिए विदेशी हाइब्रिड तकनीक और बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस हाइब्रिड बीज को हमने खुद बना लिया है। और कहां पर लॉन्च कर दिया? आंध्र प्रदेश में, वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, वाइस प्रेसिडेंट जी ने इसको लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं ये जो टर्म आई ऊपर, नॉन GMO। पहले GMO को समझो। GMO मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। तो GMO मक्का की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो मक्का है उसके DNA या उसके जीन में वैज्ञानिक तरीके से हमने बदलाव किया है ताकि उसमें कोई खास गुण आ जाए। अब वो किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है, जैसे हम उसे कीट से सुरक्षित करना चाहते हो
कोई बीमारी इनमें लग जाती है तो उस बीमारी से इसको बचाना चाहते हो, या किसी खास परिस्थिति में बेहतर उत्पादन हम करना चाहते हो, उसकी फुलाव क्षमता बढ़ाना चाहते हो, तो अगर इस तरह का डीएनए में हम उसके चेंज कर देंगे कोई एक खास गुण लाने के लिए, तो उसे हम जीएमओ कहेंगे। मक्का में कर रहे हैं तो जीएमओ मक्का कहेंगे, गेहूं कर रहे हैं तो जीएमओ गेहूं कहेंगे। ठीक है, जीएमओ मतलब आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां पे हमने बात करी है नॉन जीएमओ की। नॉन जीएमओ मतलब जीएमओ का उल्टा, मतलब उसके जीन के साथ, उसके डीएनए के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसमें अनुवांशिक बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम हाइब्रिड बीज तैयार कर रहे हैं। अब दो बातें आ गई आपके सामने। जीएमओ आपने समझ लिया, उसके डीएनए में हम बदलाव कर देंगे, और एक हाइब्रिड, हमने कहा हाइब्रिड बीज यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। हाइब्रिड को आप समझो, जीएमओ तो आपने समझ लिया कि उसमें उसके जीन में, उसके डीएनए में बदलाव कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ पे हाइब्रिड बीज तैयार कर रहे हैं। हाइब्रिड का क्या मतलब हो गया? हाइब्रिड मतलब तो नॉर्मली आप समझते ही हो। हाइब्रिड में क्या होता है? दो अलग अलग अच्छी किस्मों को पारंपरिक प्रजनन से मिला करके बनाया जाएगा। मतलब दो अच्छी किस्मों को मिला करके एक तीसरी उससे भी बेहतर किस्म हम बनाते हैं, तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ये हाइब्रिड बीज हमने बनाया है। ये देखो ऊपर ही ऊपर लाइन में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अभी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, थोड़ा सा समय लगा इसको समझाने में, लेकिन लॉन्च कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अन्नपूर्णी नाम है, अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना अभी किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो एक्चुअली में अभी तमिलनाडु सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम हमने देखा, क्या नाम है? अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है गरीब और पात्र परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने का जो उनका खर्च है वो कम करा जाए। तो इसमें जो भी पात्र या गरीब परिवार है, सबसे पहले वो गैस सिलेंडर खरीदेगा, तो शुरुआत में तो उसी को पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद सरकार जो भी उसने खर्चा किया है सिलेंडर खरीदने में, जितने का भी सिलेंडर उसको पड़ा है, उसकी राशि वापस उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ये है इस योजना में। तो इस योजना का फायदा सबको नहीं मिलेगा, इन्होंने कह दिया जो गरीब लोग हैं या जो पात्र परिवार हैं। किस तरह की पात्रता देखी जा रही है? मतलब जिनकी जो सालाना आय है, जिन परिवारों की सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा सीमांत किसान, मध्यम किसान, दिव्यांग व्यक्ति, ये सब इस योजना का लाभ उठा सकते। और सरकार ने इसके लिए कितना बजट रखा है या कितना खर्च करेगी? 4,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने की योजना है। अभी इसकी घोषणा हुई है। एक्चुअली में ये योजना शुरू होगी जनवरी 2027 में, पोंगल के दिन इसको शुरू किया जाएगा। योजना का नाम मैंने आपको बताया, अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर पे यूज करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब घरों पे जो हमारी गैस लीक हो जाती है ना, कभी कभार स्मेल आ जाती है, आपको पता लग जाता है, तो उस स्मेल को लाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? वैसे जो एलपीजी गैस है उसमें वो मुख्य रूप से क्या होती है? उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, लेकिन स्मेल के लिए क्या मिलाते हैं वो आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे तमिलनाडु की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय। तो इनकी पार्टी का नाम वैसे एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, टीवी के पार्टी का नाम है तमिलगा वेट्री कजगम। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ पे क्लासिकल डांस भारतनाट्यम हो गया। और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल जो है शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। बाकी कुछ फेस्टिवल्स में बात करें तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तराई महोत्सव हो गया, हेतायम्मन महोत्सव हो गया। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करोगे तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक हुई थी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 28वीं सोसाइटी बैठक हुई थी कोयम्बटूर में। कामराजार बंदरगाह, जिसे पहले एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते थे, ये चेन्नई तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है। और न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इस बंदरगाह, इस पोर्ट की समुद्र में गहराई ऑपरेशनल ड्राफ्ट को बढ़ाकर 18 मीटर कर दिया गया। और विशाखापत्तनम पोर्ट के बाद इस क्षमता वाला ये भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का किलाई गांव राज्य का पहला पूरी तरह से तैयार जलवायु लचीला क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बन गया। तमिलनाडु सरकार ने वेटरी
वानमगल योजना शुरू करने की घोषणा की। और तमिलनाडु सरकार ने तीसरे संतान के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ा के 365 यानी कि 1 साल कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी तमिलनाडु की थामिरबरानी नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना तमिलनाडु। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये प्रश्न आ चुका है, मैंने कहा भी था ये तो करंट में है ना। देखो करंट पूछ ले या स्टैटिक पूछ ले, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये स्टैटिक में आया था अभी किसी एग्जाम में। उसी तरह से भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह ये भी बना है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। और 2025 के लिए भी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आर वेरामुथु को, ये तमिल भाषा के लेखक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2026 डच ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। तो लैंडो नॉरिस ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? मैक्लेरेन। और इन्होंने अभी डच ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। अभी तक 2026 में आप देख सकते हो ये सारी फार्मूला 1 रेसेस हो चुकी है। किस किसने जीती पूरी लिस्ट आपके सामने है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। एक बार वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। बाकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो इसकी क्विज होती है वो आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में सोफी एडेनॉट स्पेस वॉक पूरी करने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? तो आंसर होगा फ्रांस की। फिर पूछा भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आंसर होगा मंगरूल। फिर पूछा अभी पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव के प्रमाण की खोज कहां पर हुई है? तो आंसर होगा भारत में। भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन और प्रतिरक्षा के लिए पहली बटालियन जिसका नाम है बाज, इसका गठन अभी कहां पर किया? तो पंजाब में। फिर पूछा त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी कौन सा मेडल जीता? तो ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा ने लॉज डायमंड लीग 2026 में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता है। भारत का पहला बड़े पैमाने पर बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर शुरू होगा? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है केजिया लिज मेजो ने, ये वैसे केरल की रहने वाली है। भारत की पहली 100% स्वदेशी AK-203 राइफल का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा शेर। और उत्तर प्रदेश में महिला सरकारी कर्मचारियों को एक बार में कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? तो आंसर होगा 180। बाकी चलो कल का भी हम होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था रणजी ट्रॉफी 2025-26 को अभी किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।